हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करें मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए आखिर ये रिवर्सिबल प्रोसेस या इरिवर्सिबल है। अगर हम बात करते हैं एंजाइना की, तो एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फेक्शन में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। दोनों में कार्डियक टिश्यू डैमेज होता है, लेकिन एंजाइना के केस में क्या होता है, जो कार्डियक टिश्यू डैमेज होता है वो रिवर्सिबल होता है। मतलब आने वाले टाइम में वो फिर से मतलब रिवर्स हो जाएगा। मतलब जो डैमेज हुआ तो डैमेज की रिपेयरिंग हो सकती है। लेकिन मायोकार्डियल इन्फेक्शन में अगर किसी भी कार्डियक टिश्यू की एक बार डैमेज हो गई तो फिर हो गई, उसका रिपेयरिंग संभव नहीं है। और इसीलिए क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। और मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या है कि आपको मायोकार्डियम से लग ही रहा है कि ये हार्ट, मतलब मायोकार्डियम वाले हार्ट का ही कोई प्रॉब्लम होगा। और इन्फेक्शन मतलब क्या होता है कि डैमेज हो जाना किसी भी चीज़ का। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हार्ट अटैक में आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा यहाँ पर। जो ये डायग्राम है, इसमें क्या होता है, कोरोनरी सर्कुलेशन होता है। जो कोरोनरी, बहुत सारी कोरोनरी ब्लड वेसल्स होती है, जो क्या होता है कि हार्ट को ब्लड पंप करता है। तो इसमें आपको बहुत सारे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होता है, राइट कोरोनरी आर्टरी होता है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होता है। तो अगर हम एक बेसिक नॉलेज के बारे में पता करें, तो सबसे सबसे ज़्यादा ब्लॉकेज के चांसेज कहाँ होता है। कोई भी हार्ट पेशेंट है तो हमको सबसे ज़्यादा जो चांसेज होती है ब्लॉकेज की, वो होते हैं लेफ्ट डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी में। जो डिसेंड वाला पोर्शन है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्लॉकेज होता है। अगर उसके बाद हम बात करें प्रायोरिटी दें, तो एक होता है राइट कोरोनरी आर्टरी, दूसरी प्रायोरिटी होती है। सबसे लास्ट प्रायोरिटी होती है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है। जो क्या होता है कि पीछे से हो जाकर के मिलता है, एक सरकमफेरेंस की तरह वो वेसल्स होती हैं। और और इन तीनों, और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम देखते हैं कि राइट डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी है, आपको इस डायग्राम से लग रहा है कि ये क्या करता है, एपेक्स वाला पोर्शन को ब्लड सप्लाई कर रहा है। ये जो एपेक्स वाला पोर्शन है, ये हार्ट का, ये जो हार्ट का पोर्शन है, ये क्या एपेक्स वाला पोर्शन है, यहाँ पर ब्लड सप्लाई करता है, फिर वेंट्रिकुलर वॉल को सप्लाई करता है। मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है कि अगर हार्ट अटैक आया है तो हमको सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि सबसे कॉमन ब्लड वेसल्स कहाँ, मतलब कौन सी डैमेज होगी इसमें। तो क्या होता है, लेफ्ट डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी होती है। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले कॉमन सी चीज़ें हैं कि सबसे पहले तो क्या है कि अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहला पॉइंट कि ये क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। ई रिवर ये सबसे पहले क्या, इरिवर्सिबल होता है। आखिर हम बार बार बोल रहे हैं कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है, मतलब कि कार्डियक टिश्यू डैमेज हो रहा है। आखिर कार्डियक टिश्यू डैमेज क्यों हो रहा है? तो सबसे ये है कि मान कर ये मेरा नॉर्मल आर्टरी, ये आर्टरी कोई नॉर्मल आर्टरी, ये मान के चलती है कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है। ये नॉर्मल आर्टरी है, इसका डायमीटर सब कुछ सेम है, इसके अंदर एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लग नहीं बना है, एथ्रोस्क्लेरोसिस से जो बनता है। तो मतलब क्या, नॉर्मल आरबीसी फ्लो हो रहा है। लेकिन क्या है कि कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि फॉरेन सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है। इसे कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि ब्लड वेसल्स का थिकनिंग कराता है। जैसे ब्लड वेसल्स का थिकनिंग हुआ तो क्या होता है, जो जो हमारा कोरोनरी आर्टरी होता है वो हार्ड हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि आरबीसी के फ्लो में जो है ना, वो एक तरह से डिस्ट्रक्शन, मतलब वो आरबीसी को फ्लो होने नहीं देता है सही से, और ये कंप्लीट ब्लॉक है। मतलब क्या, या तो पार्शियल ब्लॉक हो या कंप्लीट ब्लॉक हो, दोनों कंडीशन में क्या होगा, कार्डियक टिश्यू डैमेज होगा। और पार्शियल ब्लॉक सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मतलब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है उस वाले पार्ट को। अगर पार्शियल ब्लॉक है तो उस कार्डियक टिश्यू के अंदर एक पार्शियल डिफिशियंसी होगी, मतलब। लेकिन जब कंप्लीट ब्लॉक हो गया तो मतलब कि 100% डिफिशियंसी होगी ऑक्सीजन का। किसी भी टिश्यू का 100% डिफिशियंसी हो जाए तो उस टिश्यू की डेथ हो जाएगी। और ये एक तरह का इरिवर्सिबल, अगर टिश्यू की डेथ हो गई तो रिवर्स नहीं होगा। मतलब अगर डेथ हो गई तो ख़त्म, मतलब आगे कुछ नहीं हो सकता उसका। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं आखिर ये होता क्या है। अगर हम बात करें तो अगर किसी भी ब्लड वेसल्स के अंदर, हमने क्या बोला कि अल्सरेशन, अल्सर का फॉर्मेशन हो जाए, अल्सर का फॉर्मेशन हो जाए, या क्या हो जाए, अगर कोई ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाए, अल्सरेशन होगा, रप्चर हो गया, या हिमरेज बन जाए। हिमरेज ऑफ प्लग, अगर क्या है, कोई भी अगर प्लग बनाया कि अगर उसके अंदर अगर अल्सरेशन हो जाए, रप्चर हो जाए, वो हो जाए, हिमरेज ऑफ प्लग हो जाए, तो उसके कारण क्या होता है कि, उसके कारण होता क्या है, ये क्या होता है कि एक्सपोज हो जाता है कोलेजन के अगेंस्ट, एक्सपोज टू कोलेजन। ये क्या होता है, एक्सपोज टू कोलेजन। अगर अगर ये एक्सपोज टू कोलेजन होगा तो हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी को, अगर ये टिश्यू, अगर कोई भी चीज़ अगर कोलेजन के अगेंस्ट एक्सपोज हो जाती है तो वो क्या
करता है, वो प्लेटलेट को एग्रीगेट करवा देता है। ये क्या होता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन स्टार्ट कर देगी, और यही प्लेटलेट एग्रीगेशन जो होता है ब्लड क्लोट बना देगा। मान के अगर ब्लड क्लोट का फॉर्मेशन हो गया, क्लोटिंग बन गया कोरोनरी आर्टरी में, तो सिंपल सी बात है कि उसके अंदर मतलब वो फ्लो होने में प्रॉब्लम करेगी, वो फ्लो नहीं होने देगी ब्लड कोरोनरी आर्टरी में, जो प्रॉपर ब्लड जाती है उसके लिए वो डिस्ट्रक्शन का मतलब फ्लो होने से उसको रोकेगी। तो इसके और ये क्या होता है, अगर प्लेटलेट एग्रीगेशन हो गया, अगर अल्सरेशन हो गया, रप्चर हो गया, हिमोरेज हो गया किसी भी टाइप का प्लग का, तो उसके लिए क्या होता है, उससे होता क्या है, उससे होता कुछ नहीं है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि अस्पाज्म हो जाता है, अस्पाज्म, अस्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी, अस्पाज्म ऑफ, पहली बात अस्पाज्म हो गया। दूसरा क्या होगा कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन, ये दो चीज़ें जो होती है, यही आगे चल के मायोकार्डियल काउच मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन करती है। हमने सबसे पहले बोला कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन उसके बाद हमने ये बोला कि अगर किसी भी ब्लड कोरोनरी आर्टरी के अंदर अल्सरेशन हो जाए, कोरोनरी आर्टरी रप्चर हो जाए, अगर कोरोनरी अगर हिमोरेज बन जाए, तो उससे क्या होता है कि वो चीज़ें कोलेजन से एक्सपोज करेगी। जैसे ही वो कोलेजन से एक्सपोज करेगी, तो उसके साथ क्या होता है, प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता है। और प्लेटलेट का एग्रीगेशन का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ पर क्या है कि थ्रोम्बस बन रहा है। अगर ये थ्रोम्बस या कोरोनरी आर्टरी में बन जाए, तो क्या होता है, ब्लड को फ्लो होने से रोकेगी, वो आगे चल मायोकार्डियल इन्फेक्शन कर देगी। एस्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी, एस्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी का मतलब होता है क्या, कॉन्स्ट्रिक्शन कर देना। मतलब क्या, वो जो मेरा जो कोरोनरी आर्टरी था वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई। अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई तो भी तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा उस मायोकार्डियम टिश्यू को। तो ये दो चीज़ें होती है, इसके कारण क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। और दूसरी बड़ी बात है, अगर हमने ये बोला कि किसी भी लेवल पर अस्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी और थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया, तो सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा है कि अगर 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 किसी भी टिश्यू को ब्लड सप्लाई डिक्रीज हुई है, क्या होता है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई तो हो जाएगा, डिक्रीज ब्लड सप्लाई। अगर डिक्रीज ब्लड सप्लाई हो गई तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो गई, तो क्या उसको इन्फेक्शन बोल देते हैं, इन्फेक्शन। तो सिंपल सी बात है, ये पता होना चाहिए आपको कि अगर अगर डैमेज हो रहा है, या तो प्लेटलेट का एग्रीगेशन हुआ है, प्लेटलेट का एग्रीगेशन का मतलब थ्रोम्बस बन गया कोरोनरी आर्टरी में। दूसरी बात है कि अस्पाज्म हो गई, अस्पाज्म मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। हमने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर तो एथेरोस्क्लेरोसिस बन गया, मतलब क्या, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन इस वाले पोर्शन में हो गया। इस कोरोनरी आर्टरी में हमने क्या देखा, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट हो गया। अगर कोलेस्ट्रॉल कम बना तो पार्शियल ब्लॉक, अगर ये बहुत ज़्यादा हो गया थी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, और ये कोलेस्ट्रॉल जमा होने से क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स हो जाता है। ये अब ये ब्लड वेसल बहुत हार्ड हो जाएगा। मतलब क्या, एक तरह से बुझे तो ये बिहेव करेगा कि मतलब ये इलास्टिसिटी इसकी खो गई इस ब्लड वेसल्स की। तो आगे चलकर क्या होता है कि डिक्रीज O2, मतलब क्या है, ये कम डिक्रीज कर देगा, ये टिश्यू को जो और ज़्यादा ऑक्सीजन डिफिशियंसी करा देगा मायोकार्डियम में। और अस्पाज्म की अगर हम बात करें, तो ये कोई जरूरी नहीं कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो, यहाँ पर थ्रोम्बस बन सकता है, यहाँ पर अस्पाज्म हो जाएगा। अस्पाज्म का मतलब क्या होता है कि मान चलिए मेरा कोरोनरी आर्टरी है, ये यही कोरोनरी आर्टरी है, लेफ्ट, ये वाला पोर्शन, ये हमारा है लेफ्ट डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी है, जो मोस्ट कॉमन इफेक्टेड होती है। इस कोरोनरी आर्टरी का हमने देखा ब्लड सप्लाई नॉर्मल जा रही है, मतलब क्या, हार्ट को हेल्दी ब्लड वेसल्स है। लेकिन क्या होता है, एक टाइम के बाद क्या होता है, अगर किसी भी के साथ प्रॉब्लम होती है, तो क्या ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए, ये दोनों ब्लड वेसल्स क्या हो गए, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए, मतलब अस्पाज्म, इसको बोला जाता है अस्पाज्म की कंडीशन। अगर ये अस्पाज्म होगा तो ये ब्लड सप्लाई कम करेगा और आगे जाकर मायोकार्डियल इन्फेक्शन करता है। ठीक, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इन्फेक्शन कितने टाइप का होता है। इन्फेक्शन की अगर बात करें तो इन्फेक्शन का तो बहुत सारा वेराइटी होता है। तो हम यहाँ पर पहले आपको लिख देते हैं कि इन्फेक्शन का, इन्फेक्शन, ठीक, इन्फेक्शन की तीन वैरायटी होती है हमारे पास। सबसे पहली वैरायटी की अगर हम बात करें, तो वो होता है सब सब इंडो सब इंडोकार्डियल मायोकार्डियल इन्फेक्शन बात करते हैं। दूसरे की बात करें तो वो होता है ट्रांसम्यूरल
ट्रांसम्यूरल। ठीक। और तीसरी की बात करें, ये तीन तरह के इन्फेक्शन अभी अभी तक मिलता है। एक होता है मल्टीफोकल माइक्रो इन्फेक्शन। क्या होता है? मल्टी फोकल माइक्रो इन्फेक्शन। इन्फेक्शन। अभी हमने बताया कि इन्फेक्शन की तीन वैरायटी होती है: सब इंडोकार्डियल मायो इन्फेक्शन, ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन और मल्टीफोकल माइक्रो इन्फेक्शन। अगर हम बात करें सब इंडोकार्डियल मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, तो सब मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होता है इंडोकार्डियल, ये क्या होता है? वन थर्ड पार्ट होता है, वन थर्ड इनर पार्ट, वन थर्ड इनर पार्ट। जो मायोकार्डियल टिश्यू होता है, जो होता है मतलब वेंट्रिकुलर वाल जो होता है, उसका वन थर्ड पार्ट में जो ये इन्फेक्शन होता है मोस्टली देखने को मिलता है। और ये सबसे क्या होता है, और हम अगर बात करें तो क्या होता है कि सब इंडोकार्डियल एरिया जो होता है, सब कोई भी सब इंडोकार्डियल एरिया होता है, सब इंडोकार्डियल एरिया में क्या होता है? ब्लड सप्लाई कम होता है। हमने ब्लड सप्लाई ये नॉर्मली कम ही होता है सब इंडोकार्डियल एरिया, मतलब क्या है? डिक्रीज O2, मतलब डिक्रीज, मतलब ब्लड सप्लाई। मतलब इसकी हमने अगर बात करें तो हमने क्या बोला? मतलब क्या है? डिक्रीज ब्लड सप्लाई, डिक्रीज। कोई भी सब इंडोकार्डियल एरिया में क्या होता है? ब्लड सप्लाई फिजियोलॉजिकल कंडीशन है वो, ब्लड सप्लाई कम होती है। अगर ब्लड सप्लाई कम हो गई तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इफेक्टेड वाले पोर्शन है। मतलब क्या? सबसे ज़्यादा वोल्नरेबल पोर्शन है ये। मतलब क्या है कि ये क्या है? मोस्ट वोल्नरेबल है। ठीक। हमने क्यों बोला कि मोस्ट वल्नरेबल यही है? सब इंडोकार्डियल मायोकार्ड एरिया क्यों है? क्योंकि ये क्या, वन थर्ड पार्ट ऑफ द वेंट्रिकुलर वॉल में होता है ये। और सब इंडोकार्डियल एरिया है तो ब्लड सप्लाई कम होगी। अगर ब्लड सप्लाई कम होगी तो पहले से ही ब्लड सप्लाई कम हो रही है, अगर उसके अंदर अगर और ज़्यादा कोई मतलब इन्फेक्शन वाली कंडीशन आ जाए, मतलब कहीं को अस्पाज्म हो जाए और एथ्रोस्क्लेरोसिस बन जाए, मतलब क्या है? उसमें तो और जल्दी इफेक्ट नजर आएंगे हमको ब्लॉकेज का। इसीलिए क्या होता है? मोस्ट वनरेबल होते हैं सब इंडोकार्डियल मायोकार्डियल पे। मतलब इसमें ज़्यादा चांस होते हैं कि ये इन्वॉल्व हो जाए सब इंडोकार्डियल वाली जो एरिया है, वन थर्ड इनर पार्ट ऑफ द वेंट्रिकुलर वाल। और ट्रांसम्यूरल में क्या होता है? ट्रांसम्यूरल का सीधी से मतलब है इस्चीमिक डैमेज हो जाता है। इस्चीमिक, इस्चीमिया क्या होता है? अगर किसी भी टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाए, मतलब डिमांड नहीं, ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है, तो इस्चीमिया होता है। मतलब क्या? ट्रांसम्यूरल क्या होता है? इसमें क्या होता है? वेंट्रिकुलर वाल होता है। ये जो वेंट्रिकल वाल होता है, ये कंप्लीट वेंट्रिकल वाल डैमेज होता है, इस्चीमिक होता है, कंप्लीट वेंट्रिकुलर वाल का डैमेज होता है। और मल्टीफोकल मायोकार्डियल, मल्टीफोकल माइक्रो इन्फेक्शन को इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मल्टीफोकल क्या है? मल्टीफोकल की बात से हमको लग रहा है कि बहुत सारे फोकाएं बनेंगे, बहुत सारे ब्लड वेसल्स बनेंगे, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स के अंदर इन्फेक्शन होगा, इसलिए इसको बुलाता है मल्टीफोकल माइक्रो इन्फेक्शन। तो इसके लिए हम आपको लिख देता हूँ कि या तो इम्बोलाए इम्बोलिज्म बन जाए, इम्बोलिज्म, या तो अस्पाज्म हो जाए, या क्या हो जाए? थ्रोम्बस। ये तीन ही चीजें हैं ना कि जो ब्लड सप्लाई को रोकती है। थ्रोम्बस इन स्मॉल ब्लड वेसल्स। अगर ये चीजें आ गई तो हम क्या देखेंगे इसके अंदर क्या है, और इसके कारण क्या होता है? मल्टीपल एरिया अफेक्टेड होंगे, मल्टीपल एरिया, मल्टीपल एरिया अफेक्टेड। अगर मल्टीपल एरिया अफेक्टेड हो गया, इसका मतलब क्या होगा? कि सडन कार्डियक डेथ हो जाएंगे इस पेशेंट की। मतलब क्या है? सडन कार्डियक डेथ, पेशेंट की क्या होगी? सडन कार्डियक डेथ हो जाएगी।
हमने क्या बोला, इन्फेक्शन में तीन मेन कैटेगरी, सब इंडोकार्डियल, ट्रांसम्यूरल और मल्टीफोकल माइक्रो इन्फेक्शन। सब इंडोकार्डियल में मतलब क्या है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होता है वन थर्ड पार्ट ऑफ द वेंटिकुलर वाल होगा, और सब इंडोकार्डियल है तो ब्लड सप्लाई कम होगी, मतलब मोस्ट वल्नरेबल पोर्शन होगा ये। ट्रांसम्यूरल में तो होल वेंटिकुलर वाल ही इन्वॉल्व हो जाएगा। मल्टीफोकल माइक्रो इन्फेक्शन मतलब कि स्मॉल ब्लड वेसल्स में इम्बोलाइम प्रेजेंट हो जाएगा, स्पाज्म हो जाएगा, थ्रोम्बस हो जाएगा, जिसके कारण मल्टीपल एरिया अफेक्टेड होंगे, जो कि सडन कार्डियक डेथ बन जाए, किसी भी पेशेंट की सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। ठीक, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी क्लिनिकल फीचर की। हमने तो ये सब बात थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हमने बात कर ली कि आखिर क्या होता है, तो हम अभी बात करें छोटी सी चीज क्लिनिकल फीचर। आखिर आखिर अगर अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रहा था कि वो क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन क्या करेगा, आपको आपको कैसे आप मतलब आप कैसे समझिएगा उस पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट है, क्या क्या ऐसे सिम्टम्स होंगे, उसको क्लिनिकल फीचर। अब क्लिनिकल फीचर की अगर हम बात करें तो क्लिनिकल फीचर में सबसे पहले बात क्या होता है कि ये सीवियर चेस्ट पेन होता है। सीवियर, हमने लगाया है सीवियर। सीवियर, सीवियर चेस्ट पेन मतलब क्या, हमने सीवियर इसीलिए लगाया कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन में चेस्ट में इतना पेन होगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, सबसे ज़्यादा पेन होता है, मतलब इतना ज़्यादा पेन होगा कि आदमी बोल नहीं पाता वो चीज़ें, मतलब वो अंदर ही अगर बोल मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर, आप जितना सोच भी नहीं सकते उससे भी ज़्यादा सीवियर चेस्ट पेन होता है उस पेशेंट के अंदर। और ये जो पेन होता है, इस पेन की दो दो मतलब स्पेसिफिकेशन होती है। सबसे पहला तो ये होता है, ये क्या होता है, ये कॉन्स्ट्रिक्टिंग टाइप की पेन होती है। ये क्या होती है, कॉन्स्ट्रिक्टिंग, कॉन्स्ट्रिक्टिंग, कॉन्स्ट्रिक्टिंग टाइप पेन होती है। और दूसरा होता है कि इसमें क्या होता है, स्क्वीजिंग। हेलो, मतलब इसके अंदर ये रहता है। अगर हम बात करें कॉन्स्ट्रिक्टिंग टाइप पेन और स्क्वीजिंग टाइप पेन, इसमें क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्टिंग टाइप पेन का मतलब क्या होता है, अगर पेशेंट को सीवियर चेस्ट पेन हुआ तो पेशेंट को ऐसा लगेगा कि कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा, कोई चीज़ जो सिकुड़ रहा है छाती को, मतलब क्या कि पेशेंट को ऐसा फील होगा कि छाती जो सिकुड़ रहा है, अंदर अंदर सिकुड़ रहा है, इसलिए इसको बोलता है कॉन्स्ट्रिक्टिंग। और स्क्वीजिंग का मतलब क्या, वो स्क्यूज होता है पेन, वो जो होता है स्क्यूजिंग नेचर का होता है, वो पेन सिकुड़ता जाएगा। अभी आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ उस पेशेंट की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसी होगी। उस पेशेंट क्या, वो पेशेंट क्या करेगा कि जो ये आपको ये दिख रहा है ये स्क्वीजिंग टाइप की पेन मतलब है, वो पेशेंट क्या कर रहा है कि हाथ से उसको मतलब इतना सीवियर चेस्ट पेन होता है पेशेंट के पास, वो पेशेंट आपको बोल नहीं पाएगा कि भैया हमको सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है। वो पेशेंट क्या करेगा, अपने चेस्ट के ऊपर मुट्ठी बांध करके आता है, ऐसे ही मुट्ठी बांध कर आपके पास आएगा। मतलब क्या है, अगर आपने देख लिया कि पेशेंट मुट्ठी बांध करके चेस्ट पेन, अब एक इंडिकेशन है कि भैया हमको स्क्वीजिंग टाइप का पेन हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्टिंग टाइप का पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस इंडिकेशन को लोगों ने नाम दे दिया क्या, लिवाइन साइन दे दिया, इसको पूछा जाता है लिवाइन, L E, लिवाइन साइन। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि लिवाइन साइन क्या होता है। कॉन्स्ट्रिक्टिंग और स्क्वीजिंग टाइप का होता है, मतलब क्या, मुट्ठी पकड़ कर लाना, पेशेंट बोल नहीं पाएगा, वो सिर्फ आपके पास ऐसे करके लेते आएगा, मुट्ठी दबा करके लेते आएगा, भैया हमको पेन हो रहा है, ये भी नहीं बोलेगा, बस आपको इंडिकेशन देखना है कि लिवाइन साइन है, मतलब पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन और भी खतरनाक वाला पेन पेशेंट के अंदर स्टार्ट हो गया है। आपको दूसरा डायग्राम दिखाता हूँ मायोकार्डियल। ठीक, सीवियर चेस्ट पेन, और इसकी और ये कॉन्स्ट्रक्टिंग टाइप का पेन होगा, इसमें आपको हम बता देते हैं कि इसमें लिख देते हैं, इससे पहले पीछे लिख चुके हैं लिवाइन साइन, LEVINE, लिवाइन साइन आता है, जो पेन होगा पेशेंट के अंदर उस साइन को बुलाता है लिवाइन साइन बुलाता है। ठीक, और दूसरी क्या है, पहला क्लिनिकल फीचर तो ये होगा, दूसरा क्या है कि आपको नोजिया, नोजिया और वोमिटिंग। नोजिया वोमिटिंग तो कॉमन सिम्टम है, तो अगर हो मैक्सिमम में तो नोजिया वोमिटिंग आ ही जाता है। तीसरी क्या है, पल्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। पल्स, जो हमारा जो पल्स है वो क्या हो जाता है, वीक एंड 3D नेचर का हो जाता है, वीक एंड 3D नेचर।
जो पल्स होती है वो वीक और 3D हो जाएगी। और क्या होता है, अब सबसे पहले बात है कि हमने तो लिवाइन साइन बोल दिया भैया, लेकिन क्या आपको ये चीज़, एक चीज़ पता होना चाहिए कि ये दर्द हमारा इंडिकेशन है। अगर दर्द हो रहा है मतलब इंडिकेशन है, पेन है हो रहा है, तो अगर किसी भी इंसान के अंदर पेन नहीं हो तो क्या हो, कार्डियक अरेस्ट, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गई, कार्डियक अरेस्ट हो गया, इंसान को पता ही नहीं चला। वो भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन था लेकिन पता ही नहीं चला, इसलिए इसको बोल, एक कंडीशन होती है जिसको बुलाता है साइलेंट एमआई, जिसको क्या बुलाता है, साइलेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। साइलेंट एमआई की बात यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, साइलेंट एमआई क्या होता है। साइलेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, आखिर साइलेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है, इससे पेन नहीं होता है। साइलेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भैया पेन नहीं होगा। जो जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन पेशेंट को हो रही थी, जो पेशेंट आपके पास ये आ रहा था कि मुट्ठी को बांध करके आपके पास आ रहा था, अब वो पेशेंट के अंदर वो पेन खत्म हो गया। हमको ये पता है कि अगर किसी भी पेशेंट को पेन नहीं आएगा तो पेशेंट को थोड़े पता चलेगा कि हमको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, मतलब कि उसको हार्ट अटैक तो हो जाएगा लेकिन ये पेशेंट को पता ही नहीं चला कि हमको कब हार्ट अटैक आया। मतलब क्या, पेन एक बहुत अच्छा सिम्टम होता है किसी भी डिजीज के लिए। अगर आपको पेन हो रहा है तब आप डॉक्टर्स के यहाँ जाते हो, अगर पेन आपको नहीं हो तो क्या आपको लगता है आप डॉक्टर्स के यहाँ जाओ, कभी नहीं जाओगे। तो उसी तरह एक होता है साइलेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। साइलेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में पेन नहीं होता है, और पेन नहीं होने के बावजूद ही मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब कार्डियक डेथ हो जाता है पेशेंट की, कार्डियक मतलब कार्डियक अरेस्ट, मतलब इन्फेक्शन हो जाएगी और डेथ हो जाता है पेशेंट की। तो ये क्या है, सबसे खतरनाक कंडीशन है साइलेंट एमआई। ये सीवियर चेस्ट पेन, ये सब जो नॉर्मल कंडीशन है, इसमें तो पेशेंट डॉक्टर के यहाँ चला जाता है कि भैया अपना साइन लेकर के, लिवाइन साइन लेकर के कि भैया मेरे को है, उसके ट्रीटमेंट हो जाए, अगर मेडिकेशन तुरंत मिल जाए तो दिक्कत नहीं है उसमें। साइलेंट एमआई तो उससे भी सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और साइलेंट एमआई सबसे ज़्यादा दिखने को किस किस पेशेंट में मिलता है, तो देखने को मिलता है डायबिटिक पेशेंट में। सबसे पहले अगर साइलेंट एमआई की बात करें तो सबसे पहले मिलता है डायबिटीज मिलेटस पेशेंट में, डायबिटिक पेशेंट में मिलेगा। और दूसरा क्या होता है, एल्डर पीपल में। दूसरा जो क्या होता है, एल्डरली पेशेंट में मिलेगा, एल्डरली पेशेंट में, ठीक। अब अब आखिर हमको ये पता होना चाहिए डायबिटीज मिलेटस वाले पेशेंट भी, डायबिटीज है उसमें आखिर क्यों पेन पता नहीं चलता है, पेन का पता क्यों नहीं चलता। मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, पेशेंट की डेथ भी हुई, पेशेंट को पेन ही पता नहीं चला। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेन को कैरी करने के लिए नर्व्स होते हैं, जो नर्व्स की एंडिंग्स होते हैं वो पेन को कैरी करते हैं, कि वो पेन रिलीज करवाते हैं, मतलब महसूस करवाते हैं पेशेंट के अंदर। वही पेन का एक सिग्नलिंग होता है कि अरे पेन अगर होना, अगर आपका नर्व को कट कर दिया जाए तो आपको पेन कभी नहीं होगा, वो चीज़ें बर्बाद हो जाए, पेन नहीं होगा, इंडिकेशन नहीं मिलेगा। तो डायबिटिक मिलेटस पेशेंट में क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन हो जाती है। मतलब कि डायबिटिक पेशेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर मतलब क्या, ग्लूकोज लेवल बढ़ा होता है पेशेंट के अंदर, तो उससे क्या होता है कि माल फंक्शनिंग हो जाती है नर्व्स की। ये क्या करता है कि माल फंक्शनिंग, माल फंक्शनिंग ऑफ नर्व, इसने क्या किया कि जो नर्व्स था वो नर्व्स की माल फंक्शनिंग होगा, नर्व्स की माल फंक्शनिंग हो गई तो भैया हमको पेन होगा ही नहीं, पेन नहीं होगा, पेन डिसअपेयर नहीं होगा। सारी प्रोसेस ऐसे ही चलेगी, बस पेन डिसअपेयर नहीं हुआ, पेशेंट को मायोकार्डियल कार्डियक अरेस्ट हो गया, पेशेंट की डेथ हो गई। तो डायबिटिक पेशेंट के अंदर क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन तो होती हैं, जिसके कारण जिसके कारण तो माल फंक्शनिंग ऑफ द नर्व हो जाता है, जिसके कारण पेन नहीं होता है। और ऐसे पेशेंट की डेथ जो होती है रात के टाइम में होती है, क्यों, तो इसलिए इसको बोला था। ये क्या होता है, इस पेशेंट की जो होती है डायबिटीज, साइलेंट एमआई जो होता है, ये साइलेंट एमआई क्या होता है, नाइट में डेथ हो जाती है इस पेशेंट की, नाइट डेथ मैक्सिमम, मैक्सिमम नाइट डेथ। अगर नाइट में अगर आ गया पेशेंट को पेन, मतलब क्या, वो बेड सोया, अच्छा खासा सोया, खाना वाना खाकर सही से सोया, लेकिन सुबह को देखा डेथ, बड़ी डेड हो गई उसकी। तो यही साइलेंट एमआई होता है, वो न किसी को सिग्नल दे पाता, न अपने घर वालों को बुला सकता है कि भैया हमको पेन हो रहा है, हमको ले चलो इमरजेंसी वार्ड में। लेते सब चीज़ नहीं होती, वो बेचारा अच्छा खासा खाना खाकर सोया और सुबह को उसकी डेथ हो गई थी, इसीलिए इसको बोला था साइलेंट एमआई। साइलेंट एमआई, अगर कोई आपसे पूछे आखिर डायबिटिक मिलेटस में क्यों ज़्यादातर साइलेंट मत हो जाता है, क्योंकि इसमें हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है, माल फंक्शनिंग नर्व हो जाती है, पेन अपियर नहीं होता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है पेशेंट की, तो डेथ हो जाती है, ठीक।
अब हम दूसरी बात एक कर रहे हैं, और पेशेंट के अंदर क्या होता है, अगर अगर हम क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करें, अगर हम बात करें तो पेशेंट के अंदर दूसरी क्या होता है, दूसरी पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम क्या स्टार्ट हो जाएगी। जो पेशेंट होता है कि इस कंडीशन में क्या होता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जब कार्डियक अरेस्ट होता है ना किसी भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। तो क्या होता है, सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक सिस्टम सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अगर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो मतलब क्या, पेशेंट के अंदर क्या होता है कि स्वेटिंग ज़्यादा हो जाएगी, पेशेंट के अंदर स्वेटिंग, और बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। इसलिए इसको बोला जाता है क्या, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, एक टर्म दिया जाता है डायफोरेसिस। डाय इसलिए इसको बोला जाता है क्या, डायफोरेसिस, मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग हो गई, और एबनॉर्मल स्वेटिंग हो जाती है। तो क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो स्वेटिंग तो हो गया ही, लेकिन इसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, इसलिए ये डायफोरेसिस वाली कंडीशन होती है। ठीक। अब हमने बात किया क्या, कि हमने तो ये बता दिया कि भैया साइलेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया। अगर डायबिटिक वाले पेशेंट है तो उसको ज़्यादा मतलब ज़्यादा केयर करने की जरूरत, क्योंकि डायबिटिक वाले पेशेंट में हमने बार बार बोला है कि एमआई तो होंगे, एमआई हर कंडीशन में होती है पेशेंट को, चाहे वो साइलेंट हो या नॉर्मल हो। अगर साइलेंट हो गई तो वो सीवियर कंडीशन है, हाइपरग्लाइसीमिया पेशेंट के अंदर बढ़ी हुई है, नर्व की माल फंक्शनिंग हो जाएगी। जो नर्व पेन को सिग्नल देता था वो सीएनएस में, वो नर्व की माल फंक्शनिंग, वो नर्व काम नहीं कर रहा है, मतलब पेन अपियर नहीं हुआ लेकिन पेशेंट की डेथ हो गई। हमने तो ये सब चीज़ छोटी छोटी बातें कर ली। सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है कि डायबिटिक मिलेटस वाले पेशेंट में साइलेंट कार्डियक डेथ होती है, साइलेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन होती है। अब हम बात कर रहे हैं कि आखिर कौन कौन सी कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व होती है। तो कोरोनरी आर्टरी को इन्वॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा डायग्राम की तरफ आपको लेकर चलते हैं इसमें। हाँ, देखिए अब इसमें हमने क्या क्या डायग्राम आपको हम दिखा रहे हैं, इसमें आखिर हमने इसमें क्या क्या है, पहले से नंबर वाइज कर दिया है, क्योंकि आपको इसमें पता चलेगा आखिर कौन कौन सी कौन कौन सा। हाँ, इसको थोड़ा जूम करना पड़ता है, जूम कर लेता हूँ फिर अच्छा से दिखेगा। हाँ, अब हमने क्या किया भैया, कि हमने ये बोला कि कोरोनरी आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट होगी, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा मोस्ट अफेक्टेड कोरोनरी आर्टरी कौन सी होती है, किसमें सबसे कम चांसेज होती है। क्योंकि आपको जब ये पता रहेगा तब तो आप एक अनुमान लगा सकते हो पेशेंट के अंदर कि अगर कार्डियक अरेस्ट हुआ तो चलो शायद ये इन्वॉल्व हुआ होगा। आपने तुरंत क्या किया, एंजियोग्राफी किया, तुरंत आपने क्या किया, ईसीजी किया, आपने तुरंत क्या किया कि कार्डियक एंजाइम एस्टिमेशन किया, बहुत सारे कार्डियक एंजाइम का एस्टिमेट किया कि भैया कौन सा लेवल बढ़ा, जैसे ट्रोपोनिन लेवल्स होते हैं, बहुत सारे आगे लेवल्स बताएंगे एंजाइम के। आपने वो सब चीज़ अचानक तुरंत तुरंत चेक करना स्टार्ट किया, फिर आपको एक क्विक एक अच्छा डायग्नोज मिलता है कि नहीं, आपको लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इन्वॉल्व है। फिर आप वहाँ पर क्या होते हैं कि बहुत सारे जैसे कि बैलून थेरेपी सब होती है क्या, आगे जैसे सर्जरी वर्जरी की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो हम तो हमने क्या क्या यहाँ पर नंबरिंग दे रखा है आपको समझाने के लिए। सबसे मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होता है लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग आर्टरी। दूसरी अफेक्टेड होती है सबसे ज़्यादा अगर होती है राइट राइट कोरोनरी आर्टरी, और सबसे कम जो होती है उसने हमने उसको लिखा नहीं है, ये जो एक तरह सरकम वाली एरिया है इसको बुलाता है सरकमफ्लेक्स आर्टरी। क्या होता है, लेफ्ट सरकमफ्लेक्स आर्टरी, ये एलसीएक्स हमने लिखा दी है क्या, लेफ्ट सरकमफ्लेक्स आर्टरी। तो हम इसको क्या करते हैं, एक तरह से हम आपको ये दिखा भी देते हैं, लिख भी देता हूँ, डायग्राम में तो आपको पता चल ही गया, हम इसको लिख देते हैं भैया, लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग आर्टरी। उसके बाद हमने क्या बोला कि दूसरा नंबर किसका आ जाएगा, दूसरा नंबर तो अपना राइट कोरोनरी आर्टरी का आ जाएगा, राइट कोरोनरी आर्टरी का आ जाएगा। तीसरा नंबर किसका आ जाएगा, लेफ्ट सरकमफ्लेक्स आर्टरी का आ जाएगा। ये तीन तीन मतलब ये है कॉमन है आपको ये, और हमने डायग्राम में भी दिखा दिया कि कौन सा। लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए कि लेफ्ट असेंडिंग कोरोनरी आर्टरी अफेक्टेड हो रही है, मतलब क्या, ये मोस्ट कॉमन है। हमने इसको हमने लिख दिया कि मोस्ट कॉमन, मतलब अगर 100 कार्डियक अरेस्ट हुआ है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो हो सकता है 80 कार्डियक अरेस्ट लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के ब्लॉकेज के कारण हुआ हो, और 20% आरसी और एलसीएक्स कराती हैं। तो आखिर ऐसे क्यों, ऐसा क्या होता है,
कि 80% लोगों में लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ब्लॉकेज कराती है। आखिर कुछ तो होती है। तो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है भैया, ये क्या होता है, ये लेफ्ट एपेक्स ऑफ द हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। ये क्या करती है, ये ब्लड सप्लाई से रिलेटेड है। ब्लड सप्लाई किसको किसको करती है, ये ब्लड सप्लाई 3 पोर्शन को करती है। सबसे पहला पोर्शन होता है एपेक्स ऑफ द हार्ट, एपेक्स ऑफ हार्ट, ये पहला ब्लड सप्लाई एपेक्स ऑफ हार्ट को कर दी। और दूसरा क्या होता है कि ये एपेक्स ऑफ द हार्ट आपको ये दिख रहा होगा, ये जो सबसे पहले नीचे जो पोर्शन है, ये जो लेफ्ट डिसेंडिंग आर्टरी दिख रहा है आपको, ये जो रेड कलर का जो पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है, ये जो पोर्शन, ये लेफ्ट डिसेंडिंग आर्टरी, ये आपको नहीं लगता ये एपेक्स तक जा रहा है, ये पूरा ब्लड सप्लाई एपेक्स को करे। इसीलिए क्या होता है कि ये ब्लड सप्लाई फिगर से आपको पता चल रहा है। दूसरी क्या होती है कि ये एंटेरियर वाल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, एंटीरियर वाल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ये तो लेफ्ट वाले पोर्शन लेफ्ट वेंट्रिकल में सप्लाई करेंगे, एपेक्स वाला पोर्शन होता है, और एंटीरियर वाल में सप्लाई करता है। और तीसरा सबसे पहले क्या होता है, एंटीरियर टू थर्ड ऑफ इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक, मेन रीजन ये होता है, अगर वेंट्रिकल्स में मायोकार्डियल इन्फेक्शन खतरनाक वाला आ जाए तो एक तरह मेजर हो जाता है। अगर पहली बार में ही अगर वेंट्रिकल्स इन्वॉल्व हो गया किसी भी मायोकार्डियल पेशेंट में, तो उसकी बचने की डेथ बहुत कम है। क्योंकि वेंट्रिकल्स में क्या होता है कि सिस्टोल होता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स होता है, वही तो ब्लड सप्लाई करता है, वही स्क्वीज करता है ब्लड को। अगर एट्रिया में आया, अगर एट्रिया वाले चीज़ों को हुई, तो वहाँ क्या होता है कि एक तरह से उतनी दिक्कत नहीं आ सकती है, मतलब वो कार्डियक अरेस्ट तुरंत नहीं होगा। क्योंकि एट्रियम क्या होता है, पेसिव फीलिंग भी हो सकती है। एट्रियम क्या होता है कि एट्रियम में पल्मोनरी पल्मोनरी वेन से ब्लड आती है, ऑक्सीनेटेड ब्लड सब आई है, वो ऑक्सीनेटेड ब्लड जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है उसके होकर के वेंट्रिकल्स में जाती है। अगर वहाँ पर आ भी गया तो एक पेसिव फीलिंग हो जाती है। वो कोई जरूरी नहीं कि वेंट्रिकल्स जब सिस्टो, मतलब आपको पता होना चाहिए 80% वेंट्रिकुलर फीलिंग जो होता है वो पेसिव होता है, उसके लिए एट्रिया को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो आपको इससे पता होना चाहिए, अगर एट्रिया में मायोकार्डियल इन्फेक्शन आ गई तो 80% ब्लड तो वैसे भी जा रही है, तो वहाँ पर उतना रिस्क नहीं है। लेकिन जो एपेक्स ऑफ द हार्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल वाला जो पोर्शन है, ये जो वेंट्रिकल वाला एरिया जो आपको दिख रहा है इसमें, ये वेंट्रिकल एरिया में कोई पेशिव नहीं होता है, इसके लिए एटीपी लगता है। ये एक तरह से क्या, एटीपी का मतलब क्या है, ये ये सिस्टोल करता है, ये पैसिवली नहीं होता है, इसको अपना इन वर्क करना पड़ता है। इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल में भी मोस्ट कॉमन होता है। हमने सबसे पहले बताया कि सबसे पहले तो मोस्ट कॉमन हो जाएगा लेफ्ट डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। उसमें भी अगर हम एक लेवल में बात करें तो लेफ्ट एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। इसका सिंपल सा आपको अगर हम एक तरह से छोटा सा वर्ड में डिस्क्राइब करें तो सिंपल सी बात है कि एट्रियम के लिए कोई ज़रूरत नहीं है सिस्टोल करना, ब्लड को वेंट्रिकल में भेजने के लिए, क्योंकि 80% फीलिंग जो वेंट्रिकल्स की होती है पेसिव होती है, 20% के लिए एट्रिया को काम करना पड़ता है। तो 20% अगर काम नहीं भी कर पाया तो ब्लड अच्छा खासा वेंट्रिकल्स में चला जाता है, मतलब पेशेंट की जान बच सकती है। लेकिन वेंट्रिकल्स में हर चीज़ के लिए उसको वर्क करना पड़ता है, सिस्टोल करना पड़ता है, उसको वर्क करना पड़ता है। इसीलिए अगर कार्डियक अरेस्ट अगर वेंट्रिकल्स में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ गया, तो पेशेंट की बचने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक, हमने ये चीज़ें आपको बता दी। अब अब एक बात, अब एक चीज़ें आगे, अब एक चीज़ आगे बताया जाएगा। अब हमने क्या क्या कि ये सब चीज़ें बता दी, अब हमको सबसे पहले बताएं डायग्नोसिस बनाना है। हमने ये सब चीज़ें बता दी, क्या क्या बताया शुरू से। सबसे पहली बात कि पेशेंट के अंदर 3 तरह का मायोकार्डियल इन्फेक्शन का 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इंट्राम्यूरस पोर्शन होते हैं, किसी में इंटीरियर टू थर्ड इन्वॉल्व होता है, किसी में माइक्रो हो जाता है, बहुत सारा स्मॉल वसल्स का हो गया इन्वॉल्वमेंट हो गया। दूसरा तो साइलेंट एम आई का, ये सब लिवाइन साइन के बता दिया कि पेशेंट आएगा तो मुट्ठी बना के आएगा, क्योंकि कॉन्स्ट्रक्टिव टाइप का पेन हो रहा है। अब हमको डायग्नोसिस करना है। हमने क्या क्या कि क्लिनिक, पेशेंट ने तो क्लिनिकल फीचर बनाया कि हाँ हमको ये सब सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्लिनिकल फीचर बताने के बाद भी हम उसका एक डायग्नोसिस करते हैं। हम क्या करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं। हम क्या करते हैं कि पेशेंट को एक टेक्नीशियन के यहाँ भेजा जाता है कि भैया इसके अंदर जो भी चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है, अगर ईसीजी की प्रॉब्लम, हमको ईसीजी का रिपोर्ट चाहिए, कार्डियक एस्टिमेशन है, तब तुमको ये सारे इंजाइम का कार्डियक एस्टिमेशन करके रिपोर्ट दो कि इस पेशेंट के अंदर कौन सी इंजाइम कितनी बढ़ी हुई है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हम सबसे पहले ईसीजी की बात करते हैं, जैसे कॉमन ईसीजी। ठीक, आपको तो ईसीजी नॉर्मल सी बात है कि हमने क्या किया, एक ईसीजी बात की, हमने क्या किया, हमने क्या किया, पी क्यू आर
एस टी, ये एक नॉर्मल ईसीजी होता है। पी क्यू आर एस कम्प्लेक्स होता है, टी वेव होता है, ये नॉर्मल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या होता है, अगर किसी भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन में होता है, अगर पेशेंट को हो जाए, उसके अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ईसीजी में क्या होगा, सबसे पहले पेशेंट के अंदर क्या हो जाती है कि एस टी एलिवेशन हो जाएगा। एस टी एलिवेशन आपको डायग्राम में दिखाएंगे आखिर एस टी एलिवेशन कैसा दिखता है। ठीक, एस टी एलिवेशन के साथ पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, क्यूवेव इफेक्ट हो जाएगा, क्यूवेव हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, हाइपर एक्यूट टी वेव बन जाएंगे, हाइपर एक्यूट टी वेव, हाइपर एक्यूट टी वेव। अब हमको इसको डायग्राम दिखा, एस टी एलिवेशन क्या होता है, तो हम डायग्राम में अप्लाई करते हैं। हाँ, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा इसमें, ये नॉर्मल ईसीजी है। इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा कि अच्छा से दिखे। हम्म, हम्म। ये क्या है, ये नॉर्मल ईसीजी पी क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्स है, कोई दिक्कत है। लेकिन क्या है, एस टी सेगमेंट एलिवेशन, एस टी सेगमेंट एलिवेशन इसी को बोला जाता है, ये वाले पोर्शन, ये एस टी सेगमेंट एलिवेशन। जो एस टी सेगमेंट था, ये एस टी सेगमेंट ये है एस टी सेगमेंट। ये क्या क्या है कि एलिवेट हो गया है एक तरह से, इन जो सेगमेंट जो होता है एलिवेट हो गया, तो आपको ऐसा ईसीजी में दिखेगा एस टी सेगमेंट एलिवेशन। तो आपको अगर ईसीजी में ऐसा दिखे तो आपको पता होना चाहिए मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चांसेज है पेशेंट के अंदर। ठीक, अब हम दूसरी बात कर रहे हैं क्या, अब ब्लड सैंपल की बात करें, हमने तो ईसीजी कर दिया, लेकिन लेकिन क्या है कि हम एक डायग्नोसिस के भरोसे नहीं बैठते हैं कि हमने क्या कर दी, ईसीजी में जो बताया हमने तुरंत उसका ट्रीटमेंट नहीं, हम बहुत सारी डायग्नोसिस को तय करते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, तो हम दूसरी में क्या करेंगे, इस इस पेशेंट के अंदर हमने क्या किया कि कार्डियक एंजाइम एस्टिमेशन, इस इसमें हम क्या करते हैं, ब्लड सैंपल आप चेक करेंगे, ब्लड सैंपल, ब्लड सैंपल, ब्लड सैंपल में हम क्या करते हैं, ब्लड सैंपल का मतलब ये होता है कि ब्लड के अंदर जितने भी इंजाइम्स हैं जो वो उसका बढ़ रहा है, घट रहा है, नॉर्मल कंडीशन है, सारी चीज़ों का पता होता है इस ब्लड सैंपल के अंदर। तो हम क्या करते हैं, इस ब्लड सैंपल में कार्डियक एंजाइम का एस्टिमेशन करते हैं, कार्डियक एंजाइम एस्टिमेशन। अब हम कार्डियक एंजाइम एस्टिमेशन की तो बात कर हमने कर लिया, आखिर कार्डियक एंजाइम कौन कौन सी कार्डियक एंजाइम्स होती हैं वो भी पता होना चाहिए। तो हमको पता है कार्डियक एंजाइम कौन कौन से। सबसे पहला होता है मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। दूसरा क्या होता है, एक होता है क्रिएटिन, क्रिएटिन काइनेज। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है कार्डियक ट्रोपोनिन, हमने कार्डियक ट्रोपोनिन। और सबसे चौथा होता है क्या, चौथा होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, हमने क्या क्या एलडीएच लिखा है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। मतलब क्या, ये चारों इंजाइम जो होता है ब्लड सैंपल में होते हैं, कार्डियक इंजाइम है, ये एस्टिमेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अगर हम बात करें मायोग्लोबिन, क्रिएटिन काइनेज और सी ट्रोपोनिन, कार्डियक ट्रोपोनिन और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, इसमें डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले मायोग्लोबिन क्या होता है, मायोग्लोबिन क्या होता है, सबसे अर्लीस्ट इंजाइम होता है। क्या होता है ये, सबसे अर्लीस्ट इंजाइम, ये सबसे अर्लीस्ट इंजाइम। अगर कार्डियक अरेस्ट होगा पेशेंट के अंदर तो सबसे पहले मायोग्लोबिन का लेवल इंक्रीज होता है, अर्लीस्ट इंजाइम सबसे पहले इसका लेवल इंक्रीज होगा। और ये लेवल इंक्रीज तो हो जाएगा, लेकिन होता क्या है, ये अर्ली इंक्रीज होता है विद इन, विद इन 24 आवर। मतलब क्या, 24 आवर के अंदर क्या कार्डियक मायोग्लोबिन इंक्रीज करेगा, लेकिन क्या होता है कि फिर ये नॉर्मल हो जाता है विद इन, विद इन 24 आवर के बाद क्या होता है, ये नॉर्मल हो जाता है ये एंजाइम। मतलब क्या, मायोग्लोबिन तो बढ़ा लेकिन सबसे पहले ये बढ़ेगा, लेकिन क्या 24 घंटा के अंदर ये नॉर्मल हो गया। मतलब क्या है कि आपको ये इंडिकेशन भी पता होना चाहिए। अब है क्रिएटिन काइनेज, क्रिएटिन काइनेज का क्या होता है कि आइसोफॉर्म होते हैं। क्रिएटिन काइनेज ये तो मोलिक्यूल, इसका बहुत सारे आइसोफॉर्म होते हैं। तो एक आइसोफॉर्म की अगर हम बात करें, इसको हमने थोड़ा सा डिस्प्ले को ऐसे चेंज कर देता हूँ। अब है क्या, क्रिएटिन काइनेज सबसे पहले तो होता है क्रिएटिन काइनेज MM, ये सब आइसोफॉर्म है। दूसरा होता है
क्रिएटिन काइनन एमबी, तीसरा होता है क्रिएटिन काइनन बीबी। मायोग्लोबिन को याद रखने सिंपल सी बाई है कि एम आई, हमने क्या किया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक। एम से मायोग्लोबिन, आई से फर्स्ट, मतलब फर्स्ट कार्डियक एंजाइम जो बढ़ेगी और 24 घंटा के अंदर नॉर्मल हो जाए उसको मायोग्लोबिन होता है। बीबी क्या होता है, क्रिएटिन काइनेज बीबी, ये जो होता है ये ब्रेन में होता है, ये सीएनएस में होता है, ये सीएनएस में प्रेजेंट होता है, ठीक। और एमएम क्या होता है, स्केलेटल मसल में होता है, स्केलेटल मसल। तो ये जो बच गया एमबी, ये क्या होता है, कार्डियक मसल में। क्यों, कार्डियक मसल में होता है, इसीलिए जब भी हम चेक करेंगे क्रिएटिन काइनेज का, तो सीके एमबी का लेवल को चेक करेंगे ब्लड के अंदर, भैया ये बढ़ा है कि कम हुआ है, क्योंकि ये बढ़ जाता है, ये सब इंजाइम्स हैं, तो आपको तीनों पता होना चाहिए, ठीक। अब हम बात करते हैं कार्डियक ट्रोपोनिन। कार्डियक ट्रोपोनिन का भी तीन ये हैं। कार्डियक ट्रोपोनिन का भी कुछ लेवल हो, देखिए कार्डियक ट्रोपोनिन जो है, ठीक, कार्डियक ट्रोपोनिन, हमने ऐसे कार्डियक ट्रोपोनिन टी, हमने क्या किया, टी को, ये कार्डियक ट्रोपोनिन टी है, दूसरा है कार्डियक ट्रोपोनिन आई, ये दो ही कार्डियक ट्रोपोनिन का दो पार्ट, दो एंजाइम हो, कार्डियक ट्रोपोनिन टी और कार्डियक ट्रोपोनिन आई। ये दोनों एंजाइम जो होते हैं, ये दोनों एंजाइम क्या होता है, ये इंक्रीज होते हैं विद इन 24 to 48 आवर, और ये लास्ट कब तक करते हैं, रिमेन 7 to 10 डेज, मतलब कि 24 से 48 घंटा के अंदर इसका लेवल तो बढ़ जाएगा, लेकिन ये क्या होता है, 7 से 10 दिन के अंदर ब्लड में इसका लेवल बढ़ा ही रहेगा हमेशा, किसकी, क्रिएटिन ट्रोपोनिन टी एंड आई की। लेकिन अगर इसमें स्पेसिफाई की बात करें, एक करेक्ट चीज़ों की, तो हम क्या बोलते हैं, क्रिएटिन ट्रोपोनिन आई जो होता है, ये एक तरह से क्या होता है कि मोस्ट सेंसिटिव, इसको बुलाता है मोस्ट सेंसिटिव, और मोस्ट स्पेसिफिक, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट देता है, मोस्ट स्पेसिफिक। तो आपको ये पता होना चाहिए, कार्डियक ट्रोपोनिन आई मोस्ट सेंसिटिव और मोस्ट स्पेसिफिक रिजल्ट देता है ये एंजाइम, इसका हम चेक करते हैं किसी भी मायोकार्डियल कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट के अंदर, ठीक। अब हमको एक टर्म सबसे पहले आती है, इसमें तो आपको पता रहता है कि मायोग्लोबिन, क्रिएटिन काइनेज, ये सब पता होना चाहिए कि क्रिएटिन ट्रोपोनिन आई मोस्ट सेंसिटिव और मोस्ट स्पेसिफिक होता है। लेकिन आपको ये बात पता ये है कि कि एक वर्ड आता है, आपको आपने सुना होगा, एक होता है री इन्फेक्शन, एक वर्ड आता है जिसको मैंने लिखा री इन्फेक्शन। री इन्फेक्शन क्या होता है, री इन्फेक्शन, मान के चलिए कोई पेशेंट है, एक पेशेंट था जिसको क्या था कि हार्ट अटैक आया था, ठीक, पेशेंट हार्ट अटैक आया, पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन क्या है, फिर क्या हुआ, चौथा से पांचवा दिन, छठा सातवां आठवां दिन, अचानक से पेशेंट को अंदर कार्डियक पेन स्टार्ट हुआ, चेस्ट पेन स्टार्ट हुआ। लेकिन जब चेस्ट पेन स्टार्ट हुआ, तो हमको कैसे ये पता चलेगा कि भैया पेशेंट को ये चेस्ट पेन मायोकार्डियल इन्फेक्शन से आ रहा है कि पेशेंट के कोई प्रॉब्लम के चलते आ रहे हैं, गैस्ट्रिक पेन सब हो रहे हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें क्या होती है कि डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी क्या होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के चलते पेन स्टार्ट हो जाता है, तो वो चीज़ें पता होनी चाहिए कि भैया जो पेन है मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चलते हो रहा है, इन्फेक्शन में, मतलब कि सिंपल सी बात है, कोई पेशेंट आपके हॉस्पिटल एडमिट था, उसको 10 दिन पहले मायोकार्डियल इन्फेक्शन आया था, पेशेंट एडमिट था, अचानक से फिर पांचवा दिन के फिर से पेन स्टार्ट हो गया, तो हम कैसे डायग्नोज करेंगे पेशेंट को कि ये पेन मायोकार्डियल इन्फेक्शन का था या ये पेन कोई और दूसरी रीजन से था। तो इन्फेक्शन की कंडीशन में हम क्या चेक करते हैं कि कार्डियक ट्रोपोनिन लेवल चेक करते हैं। और कार्डियक ट्रोपोनिन लेवल क्या होता है, कि जो कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट होते हैं, जो मायोकार्डियल वाले होते हैं, री इन्फेक्शन में क्या होता है, लेवल बढ़ जाता है,
इंक्रीज हो जाता है कंडीशन। अगर ये लेवल नॉर्मल है, अगर कार्डियक ट्रोपोनिन की, तो रीजन कुछ और है, रीजन अदर रीजन है। मतलब अगर नॉर्मल है तो पेन का क्या है, अदर रीजन है। हमने रीजन हमने क्या किया, हमको रीजन पता करना है। तो अगर हमने कार्डियक ट्रोपोनिन का एस्टिमेशन किया, कार्डियक एंजाइम का लेबोरेटरी से, अगर ये इंक्रीज हुआ है तो हमने पेशेंट को बोला भैया तुमको तो ये सेकंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन था। अगर हमने देखा कि नहीं कार्डियक ट्रोपोनिन लेवल इंक्रीज, तो हमने बोला भैया तुमको टेंशन की बात नहीं है, तुमको मायोकार्डियल इन्फेक्शन नहीं है, तुमको कोई दूसरी रीजन से पेन हो रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम अब हम इसमें बात करने से पहले, हम सबसे पहले अब ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि कौन सा लेवल कब इंक्रीज होगा, क्या होगा, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आखिर आखिर कैसे ये सब काम करती है हर चीज़ में। अब हम बात करते हैं क्या, अब हम बात करते हैं एलडीएच की। हमने तो एक एंजाइम को अभी छोड़ा हुआ था, तो अब हम एलडीएच की बात करते हैं। ठीक, एलडीएच पर भी आते हैं, इसको थोड़ा सा। अब हम एलडीएच की बात करते हैं। एलडीएच क्या होता है? ठीक, एलडीएच क्या होता है? एलडीएच कुछ होता नहीं है। एलडीएच का क्या होता है कि ये जो अपना एलडीएच होता है, इंक्रीज होता है एमआई में। एलडीएच इंक्रीज होता है एमआई में। ठीक, एलडीएच क्या होता है, इंक्रीज हो गया एमआई में। लेकिन क्या होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है, ये एक चीज से रिएक्ट करता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज क्या होता है, रिएक्ट करता है। किससे रिएक्ट करता है? रिएक्ट विथ टीटीसी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है ट्राइफिनाइल ट्राइजोलियम और क्लोराइड होता है, टेट्राजोलियम होता है, ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड होता है, टीटीसी। इसको लिख देता हूँ, ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम। अब ये क्या है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है, ये रिजेक्ट करता है किसके साथ, टीटीसी के साथ। हमने रिजेक्ट करवा दिया किसके साथ, एलडीएच। एलडीएच रिएक्ट विथ क्या, टीटीसी। अब जैसे ही रिएक्ट किया, तो इससे क्या होता है कि एक ब्रिक रेड कलर अपीयरेंस होता है। मतलब क्या, इसमें क्या होता है, ब्रिक रेड अपीयरेंस हो जाएगा। ब्रिक रेड अपीयर होगा। ठीक, यहाँ पर जैसे ऐसे बात, ब्रिक रेड एपियर, ब्रिक रेड एपियर क्योंकि सबसे पहले लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम था। हमने क्या किया, टीटीसी अप्लाई किया। टीटीसी जैसे गया, एलडीएल के साथ कंबाइंड हुआ, एक ब्रिक रेड एपियरेंस दे दिया। अगर ब्रिक रेड एपियरेंस दे दिया, इसका मतलब देखिए मायोकार्डियल उस टिश्यू में नहीं है, उस टिश्यू के अंदर। मतलब एलडीएच क्या होता है, कार्डियक एंजाइम, वो कार्डियक के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हमने क्या किया, अब अगर ब्रिक रेड एपियरेंस आया, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चांस नहीं। हमको इसे पता चलता है कि अगर कोई पेशेंट आएगा, वो पता करना है, तो हमने क्या किया, टीटीसी दे दिया। एलडीएस तो पहले से था, अगर देख लिया कि ब्रिक रेड एपियरेंस आ रहा उस स्पेसिफाइड एरिया में, तो हमने बोला भैया मायोकार्डियल इन्फेक्शन नहीं है। अगर नहीं आया तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता। अगर आ जाए येलो कलर एपियरेंस, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन। आखिर येलो कलर एपियरेंस होता क्यों है, ब्रिक रेड से येलो कलर क्यों कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका भी एक चीज़ें है। हमने क्या किया, हमने क्या किया, इसके लेक्टेड डिहाइड्रो, हमने क्या किया, कोई पर्सन है, कोई पर्सन आया आपके पास, मायोकार्डियल अरेस्ट था, मतलब कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया पेशेंट के अंदर। मतलब क्या है कि पर्सन सफरिंग फ्रॉम एमआई, पर्सन सफरिंग एमआई, एमआई से सफर कर गया, एमआई उसको हो गया। अगर पर्सन के अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पर्सन का जो है उसके अंदर, जैसे कि एमआई हो गया, तो उसके अंदर क्या होता है कि मेम्ब्रेन डैमेज हो गया। मतलब क्या है, उसकी मेम्ब्रेन डैमेज होगी। अगर मेम्ब्रेन डैमेज हो गई, तो ये जो एलडीएच एंजाइम ये लीक्ड हो गया, एलडीएच एंजाइम लीक्ड आउट, एंजाइम लीक्ड, लीक्ड आउट से। अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, तो मेम्ब्रेन तो डैमेज होगी ही। मेम्ब्रेन जैसे ही डैमेज होगी,
तो ये एलडीएच एंजाइम क्या होता है, ये लीक्ड आउटसाइड हो गया, ये बाहर चला गया। अगर एलडीएच एंजाइम तो बाहर चला गया, हमने क्या किया इसके बाद, इस पेशेंट के अंदर टीटीसी अप्लाई किया। टीटीसी टीटीसी जैसे ही अप्लाई किए, तो एलडीएच तो है ही नहीं, अगर एलडीएच रहता तब तो टीटीसी के साथ कंबाइन करके ब्रिक रेड एपियरेंस देता। अब ये एपियरेंस दे देता है किसकी तरह, तो येलो कलर की तरह एपियरेंस दे देगा, ये देता है पेल पेल येलो एपियरेंस। मतलब क्या, अगर पेल येलो अपीयरेंस है तो हम ये बोल सकते हैं कि पेशेंट के अंदर एलडीएच एंजाइम की लीक हो चुका है। लीक होने का सिंपल सा रीजन है कि मेम्ब्रेन डैमेज हो, मेम्ब्रेन डैमेज होने का सिंपल सा रीजन मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा। तो हमको ऐसे पता होता है, आपको एक डायग्राम में पता चल जाएगा आगे। हमने एक हम अब इस डायग्राम को थोड़ा सा हम ये कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं, ठीक? आपको इस डायग्राम में देखना है, ये सब पेल येलो कलर वाले एरिया हैं। ये सब क्या है, ये सब पेल येलो कलर एरिया है, ये सब जितना भी है ये सब पेल येलो कलर एरिया है। मतलब क्या, यहाँ पे एलडीएच एंजाइम है, एलडीएच एंजाइम है, हमने टीटीसी अप्लाई किया, पे ब्रिक रेड अपीयरेंस हो गया। लेकिन ये क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्टेड एरिया है, इसके अंदर क्या एलडीएच एंजाइम नहीं है, एलडीएच एंजाइम नहीं, और हमने टीटीसी अप्लाई किया, मतलब पेल येलो कलर अपीयरेंस, यही है पेल येलो कलर अपीयरेंस। इसी को बोलता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मतलब हमने डायग्नोज कर लिया, कार्डियक एंजाइम एस्टिमेशन हमने डायग्नोज कर लिया कि भैया मायोकार्डियल इन्फेक्शन था। और हमने क्या किया, पार्टिकुलर एरिया को भी डिस्क्राइब कर दिया कि भैया, हमने ये बोल दिया कि ये सब एरिया में कोई दिक्कत नहीं है, मेन दिक्कत इस वाले एरिया में है। ठीक, डायग्नोसिस हमने बना लिया किससे, कार्डियक एंजाइम एस्टिमेशन हमने डायग्नोसिस बना दिया। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं, अब हमने तो ये बात कर ली, अब हम बात करते हैं क्या डायग्नोसिस की, इकोकार्डियोग्राफी। एक होता है इकोकार्डियोग्राफी, इकोकार्डियो, ये डायग्नोसिस है सारी, कार्डियक एस्टिमेशन एंजाइम तो एस्टिम। इकोकार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी क्या होता है, अगर मायोकार्डियल हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया किसी भी एरिया में, मतलब क्या है, वो एरिया वीक हो गया, एरिया वीक, वो एरिया वीक हो गए। अगर वो एरिया वीक हो गया, मतलब क्या है कि उस एरिया में मसल्स भी वीक हो गए। अगर मसल्स वीक हो गए मतलब क्या है कि स्लोली मूवमेंट हो गया। इसका मतलब क्या है, स्लोली मूवमेंट, स्लोली मूवमेंट ऑफ मसल। अगर स्लोली मूवमेंट ऑफ मसल हो गया, इसको बुलाता है हाइपोकाइनेजिया। इसको क्या बुलाता है, टर्म दिया, एक साइंटिफिक टर्म होता है, इसको बुलाता है हाइपोकाइनेजिया। इसको क्या बुलाता है, हाइपोकाइनेजिया। इकोकार्डियोग्राफी में हमने देख लिया, मायोकार्डियल एरिया वीक हो गया, स्लोली मूवमेंट, हमने इकोकार्डियोग्राफी में पता चल जाता है कि ये मसल्स, जो इस एरिया वाले मसल्स का जो मूवमेंट है बहुत धीरे धीरे जा रहा है। अगर धीरे धीरे जा रहा था, हमने बोला ये भैया ये तो हाइपोकाइनेजिया है। और क्या होता है, और 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 अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक, अगर मायोकार्डियल ऑलरेडी हो चुका है, अगर इसके अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन अगर ऑलरेडी हो चुका है, मतलब क्या है कि पेशेंट के अंदर मूवमेंट नहीं दिखेगी। मतलब क्या कि जो जो पोर्शन है वो मूव नहीं करेगा, तो उसको बुलाता है एकाइनेजिया। बताओ, हाइपोकाइनेजिया एकाइनेजिया, अगर कोई एरिया वीक है, स्लोली मूवमेंट ऑफ मसल होगा हाइपोकाइनेजिया। अगर अगर ऑलरेडी एमआई हो चुका है, मतलब क्या वो एरिया बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, उस एरिया में अगर हम इकोकार्डियोग्राफी से चेक करेंगे, तो इकोकार्डियोग्राफी हमको बताएगा कि उस एरिया में कोई मसल्स का मूवमेंट नहीं है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, मतलब क्या पेशेंट एक ही काइनेजिया कंडीशन में। तो हमको ये पता होना चाहिए, इकोकार्डियोग्राफी देख कर हाइपोकाइनेजिया एकाइनेजिया के को पता होना चाहिए, क्योंकि यही दोनों डिफ्रेंशिएट करता है कि पेशेंट के अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन आने वाला है कि हो चुका है पास्ट में, वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक, अब हमने ये चीज़ बात की है, लेकिन हम एक चीज़ भूल रहे हैं कि एक चीज़ होती है थेलियम स्कैन, एक एक चीज़ होती है थेलियम, एक चीज़ होती है थेलियम स्कैन।
आखिर थैलियम स्कैन काम कैसे करता है, थैलियम डाल करके हम पेशेंट के अंदर कैसे पता कर लेते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन किस एरिया में हुआ है, तो उसकी बातें हम करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये थैलियम क्या होता है, पोटासियम की तरह बिहेव करती है। पोटासियम का काम जैसे जैसे होता है थैलियम वैसे ही करता है। और पोटासियम हमको पता है कि इंट्रासेलुलर प्रेजेंट होता है। मतलब क्या है, थैलियम अगर पोटासियम की तरह बिहेव करता है, अगर थैलियम इंट्रासेलुलर होता है तो पोटेशियम भी इंट्रासेलुलर जाएगा। तो हमने क्या क्या, हम एक नॉर्मल बातें कर रहे हैं। एक एक ये मेरा एक नॉर्मल कार्डियक टिश्यू है, ठीक, नॉर्मल कार्डियक टिश्यू है। हमने क्या किया, थैलियम स्कैनिंग। हमने क्या किया, इस पेशेंट के अंदर क्या थैलियम, इसमें भी एक होता है थैलियम 121, ये यूज होता है। थैलियम 121 ये हम यूज करते हैं। हमने क्या किया, थैलियम इंजेक्ट किया। थैलियम 121 ये क्या करता है, ये क्या होता है ये एक तरह से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। रेडियो एक्टिव क्या होता है, रेज को इमिट करते हैं। उसी रेज को क्या होता है कि कलेक्ट कर करके एक तरह से डायग्राम के रूप में हमको रिप्रेजेंट कराता है, जैसे स्कैनिंग द्वारा। मतलब क्या, कौन जो बैकग्राउंड होता है ना, बैकग्राउंड वो शाइनिंग नहीं दिखेगा इस कंडीशन। मतलब हमने थैलियम डाला, थैलियम क्या हुआ, पोटासियम की तरह बिहेव कर कर पूरा कार्डियक टिश्यू में डिपॉजिट हो गया। मतलब क्या कि यहाँ पर हमने क्या किया, थैलियम अंदर चला गया, थैलियम डाला, थैलियम अंदर चला गया। थैलियम अंदर जाने के बाद क्या होता है कि ये क्या आता है, रेडियो एक्टिव रेज इमिट करता है। इमिट इमिट रेडियो एक्टिव रेज। और इसको हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट से देख लेते हैं, पिकअप कर लेते हैं। ये नॉर्मल है, नॉर्मल हट है। अगर हम थैलियम डाला और थैलियम पोटासियम की तरह बिहेव करेगा, पूरा अंदर जाएगा, वहां से रेडिएशन निकलेगा, उस रेडिएशन को मशीन सेंस की और उसका डायग्राम बना के हमको देती। मतलब थैलियम स्कैनिंग हुआ, मतलब क्या, एक पूरा हर तरह से आपको लाइट इमिट होता हुआ दिखेगा। लेकिन क्या है, हमने दूसरी कंडीशन तय की। हमने बोला कि ये पेशेंट का हार्ट है, मान के लिए इस पेशेंट का हार्ट है। इस पेशेंट के हार्ट के अंदर यहाँ पे एम आई हो गया, ठीक, एम आई हो गया। एम आई होने का मतलब क्या है कि वहां से क्या है, हमने क्या किया कि अब थैलियम को इंट्रोड्यूस किया नॉर्मल कंडीशन की तरह। जैसे ही थैलियम को डाला इस पेशेंट के अंदर, तो थैलियम चला जाएगा यहाँ हर जगह, थैलियम। लेकिन क्या है, एम आई जहाँ पर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पर इंटर नहीं करेगा। आखिर क्यों इंटर नहीं करेगा, क्योंकि जैसे मान यहाँ पर इन्फेक्टेड एरिया है, तो इन्फेक्टेड एरिया में क्या होता है, सेल्स डेड है इन्फेक्टेड एरिया में। दूसरा क्या है, मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन रप्चर है। और तीसरा क्या है कि इसके अंदर पोटासियम भी लीक्ड आउट हो गया है। यही इंपॉर्टेंट, पोटासियम की हमको कंपैरिजन करना है। हमने क्या किया, पोटासियम लीक आउट हो गया, रीजन क्या था, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया। पोटासियम है ही नहीं तो थैलियम क्यों जाएगा उसके अंदर। अगर थैलियम उसके अंदर नहीं गया तो एक तरह क्या होता है, वो जो रेडियो एक्टिव रेज निकलेगी वो इमिट जो करेगी, वो बाकी बैकग्राउंड तो डार्क दिखेगा, लेकिन जो स्पॉट है, ये वाले जो एरियाज है जहाँ पर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ पर कोई स्टेनिंग नहीं दिखेगा। मतलब क्या है, यहाँ पर कोई स्टेनिंग नहीं दिखेगा, यहाँ पर स्टेनिंग नहीं है। अगर यहाँ पे स्टेनिंग नहीं दिखेगी, शाइनिंग एरिया नहीं दिखेगा, इसी को बुलाता कोल्ड एरिया। इसी को बुलाता कोल्ड एरिया। हमने क्या किया, पोटासियम आखिर क्यों नहीं दे, क्योंकि देखो थैलियम पोटासियम की तरह बिहेव करती है। पोटासियम रहा नहीं, थैलियम अंदर जाएगा नहीं, वहाँ पर डार्क स्टेन देगा नहीं, प्रॉपरली स्टेन नहीं देगा, तो वहाँ पर कोल्ड एरिया उसको हम बोल सकते हैं। तो ये होता है कि थैलियम कैसे एरिया को डिफाइन करता है कि किस एरिया में मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं बायोप्सी की। हमने क्या किया, पेशेंट का बायोप्सी भी चेक करना है। अगर बायोप्सी में होता क्या है कि कार्डियक टिश्यू को हम कार्डियक टिश्यू को क्या होता है, कार्डियक टिश्यू में लाइट माइक्रोस्कोपिक चेंजेस देखते हैं। हमने क्या किया, लाइट माइक्रोस्कोपिक चेंज
लाइट माइक्रोस्कोपिक चेंज। दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक चेंज भी हम देखेंगे बायोप्सी में। पहले तो लाइट माइक्रोस्कोप से चेक करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जरूरत पड़ी जो चेक कर लेते हैं। तीसरा होता है कि ग्रोथ चेंज, हमने क्या क्या पूरा ग्रोथ चेंज ही चेक कर लिया। बायोप्सी का मतलब यही होता है, बायोप्सी का मतलब कि उस कार्डियक टिश्यू को बाहर निकाला, उसको लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ग्रोथ चेंजेस सारी चीज़ एक तरह से कैलकुलेट करते हैं हम, आखिर क्या चेंजेस आएगा, वो तो कार्डियक टिश्यू की बात है। वो बायोप्सी तो नॉर्मल चीज़ है, बायोप्सी से उतना ही नहीं है। बायोप्सी मतलब क्या, उस पोर्शन को काट कर निकाल कर लेबोरेटरी में आप चेक कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन पेशेंट के अंदर आ गया तो क्या क्या बदलाव होंगे उस मसल्स के अंदर। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले लेस देन 4 आवर, ठीक, लेस देन 4 आवर जो होता है कार्डियक टिश्यू के अंदर क्या बदलाव आएंगे। ये कार्डियक टिश्यू है, अगर 4 आवर से कम टाइम है, कार्डियक मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया है और 4 आवर तक, 4 आवर से ज़्यादा नहीं हुआ, अभी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हुआ है, तो इसके अंदर क्या होगा, कोई ग्रोथ चेंज तो दिखेगा ही नहीं। ग्रोथ चेंज नहीं, आपको नहीं दिखेगा इसके अंदर। अगर बायोप्सी कीजिएगा, आपने 4 घंटा का पहले ही कार्डियक टिश्यू को बाहर निकाल कर अब देख रहे हैं ग्रोथ चेंज क्या है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और दूसरी बात क्या होते हैं, और लाइट माइक्रोस्कोपिक चेंज भी वेरी लेस होगा। जो लाइट माइक्रोस्कोपिक चेंज है, लाइट माइक्रोस्कोपिक चेंज, ये भी क्या होता है, वेरी लेस, ये बहुत कम होगा, ठीक। और इसके अंदर सबसे लेस देन 4 आवर के जो होता है उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, ये चेंजेस होता है वेवीनेस ऑफ फाइबर। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, वेवीनेस ऑफ फाइबर। वेवीनेस ऑफ फाइबर आपको दिखेगा, यही एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये चीज दिखेगा, वेवीनेस ऑफ फाइबर। वेवीनेस ऑफ फाइबर में होता क्या है कि जो नॉर्मल कार्डियक फाइबर है ना, वो नॉर्मली अरेंज नहीं हो पाते, इरेगुलर पैटर्न बन जाता है, उसको वेवीनेस ऑफ फाइबर कहते हैं। लेस देन 4 आवर, अब इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देता हूँ। लेस देन 4 आवर, अगर हम बात करें 4 से 12 आवर, 4 से 12 आवर तक में क्या होता है कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो जाएगा। कोगुलेटिव नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा इस पेशेंट के अंदर, कोगुलेटिव नेक्रोसिस स्टार्ट हो गया। दूसरा है 12 से 12 आवर, इतना के अंदर क्या होगा, कोएगुलेटिव कोएगुलेटिव नेक्रोसिस प्लस प्लस क्या होगा, न्यूट्रोफिलिक इनफिल्ट्रेशन, न्यूट्रोफिलिक इनफिल्ट्रेशन, ये आपको दिखेगा, ये सब चीज़ें दिखेगी आपको अगर चेक करोगे। अब 12 से 24 हो गया, अब हमको देखना है 1 से 3 डेज। अब टाइम बढ़ रहा है, 1 से 3 डेज के अंदर क्या होगा, 1 से 3 डेज के अंदर क्या होगा, इस्नोफिलिक न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन के साथ साथ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, उसके साथ क्या होगा कि आपको येलो बॉर्डर मिलेगा। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि येलो बॉर्डर कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगा, न्यूट्रोफिलिक इन्फेक्टस, येलो बॉर्डर आपको दिखेगा इस पेशेंट के अंदर। 1 से 3 हो गया, अब क्या है 3 से 7 डेज। 3 से 7 डेज में क्या होगा, यहाँ भी न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन होगी। देखिए न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन तो हो गया, लेकिन क्या न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है कि लिमिटेड है। न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन के बाद न्यूट्रोफिल के रिप्लेस हो जाए मैक्रोफेज, तो 3 से 7 डेज में क्या होगा, मैक्रोफेज इन्फिल्ट्रेशन होगा, मैक्रोफेज इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। मैक्रोफेज इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा, और माइक्रोफेज इन्फिल्ट्रेशन के साथ क्या होता है कि हाइपरमेरिक बॉर्डर दिखेगा, हाइपरमिक बॉर्डर। आखिर हाइपरमिक बॉर्डर क्यों आप दिखा, क्योंकि क्या मैक्रोफेज हो गया, डेड बेवरेज को क्या होता है उसको बाहर निकालेगा। उस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड का लॉस ज़्यादा होता है, मतलब क्या ब्लड ज़्यादा आ जाता है, इसलिए वो बॉर्डर जो है बहुत ज़्यादा बॉर्डर पर ब्लड दिखे, इसलिए हाइपरमिक बॉर्डर प्लस, क्योंकि मैक्रोफेज के आने से होगा, क्योंकि वो क्या करता है कि उसको रिमूव करना है डेड सब्सटेंस को। अब है क्या 7 से 10, 7 से 10 डेज के अंदर आपको क्या दिखेगा,
ग्रेन्युलर टिश्यू प्रेजेंट होता है क्या? ग्रेनुलर और कोलेजन डिपोजिशन। ग्रेनुलर टिश्यू प्रेजेंट और कोलेजन डिपोजिशन, मतलब ये तो अच्छा से लिख नहीं पा रहा हूँ। ग्रेनुलर टिश्यू आ जाएगा आपके अंदर, कोलेजन डिपोजिशन ये सब स्टार्ट हो जाएगा। और 4 से 6 वीक तक क्या होगा? 4 से 6 वीक, तो ये 4 से 6 वीक में क्या होता है, फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाए, फाइब्रोसिस, क्योंकि कोलेजन डिपॉजिट हो गया है ना, फाइब्रोसिस हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, अस्कार का फॉर्मेशन ऑफ पशकार, फॉर्मेशन ऑफ अस्कार, इसके लिए क्या होता है, वाइटिस कलर आ जाएगा, वाइटिस कलर। आपको इतना चीज़ें पता होना चाहिए। फॉर्म अस्कार बन जाएगा, अस्कार बन जाएगा 4 से 6 वीक के अंदर। तो ये सब चीज़ें आपको होनी चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ें, ये सब आपको पता होना चाहिए कि वेवीनेस ऑफ फाइबर, क्योंकि वो तो इरेगुलर पैटर्न हो जाता है कार्डियक फाइबर्स, उसके साथ चलते हो जाता है कि होना चाहिए कि थेलियम 121 जो तो 121 कैसे स्कैन करता है, क्योंकि मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल जहाँ पे इन्फेक्शन होता है वहाँ से पोटेशियम लीक आउट हो जाता है, तो थेलियम अंदर नहीं जा पाता, तो वो सब चीज़ें हैं। तो आपको इतना सब चीज़ें हैं आपको। और आपको ये सब लेफ्ट डिसेंडिंग आर्ट, ये सब चीज़ें थोड़ा, तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो बस